वन पीस चैप्टर 1138 के एपिक क्लास पैनल को लेकर कई थ्योरीज बन रही है जो काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आज मैं ऐसी 3 थ्योरीज के बारे में बात करूंगा जो काफी रिलेवेंट है। पर उससे पहले ईमो कह रहा है कि जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी। तो अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 1 के बारे में। इसके अकॉर्डिंग म्यूरल के पहले पार्ट में वर्ल्ड सेंचुरी की वॉर दिखाई गई है, जिसमें जॉय बॉय के साथियों ने ईमो और फाउंडर किंग का सामना किया, और दूसरे पार्ट में नीका की लड़ाई अर्थ गॉड और ग्रेट सरपेंट ऑफ फायर के साथ दिखाई गई है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट वर्ल्ड में इंसान लालची हो गए थे और उन्होंने फॉरबिडन फ्लेम यानी मदर फ्लेम को छुआ। उन्होंने इस फ्लेम का गलत इस्तेमाल किया और फैक्ट्रीज में लोगों को गुलाम बनाया जो सन गॉड के लिए प्रेयर करते थे, क्योंकि उन स्लेव्स का मानना था कि एक लेजेंडरी वॉरियर आएगा और उन्हें बचाएगा। वो लोग उसे सन गॉड नीका कहते थे, और जब सन गॉड अपीयर हुआ तो अर्थ गॉड को गुस्सा आ गया और उसने सरपेंट ऑफ फायर के साथ मिलकर पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, जिसके बाद ग्रेट सरपेंट ऑफ फायर खून में डूब गया और रेड लाइन बन गया, जिसने पेंजिया को डुबो दिया, और उसके बाद पेंजिया कई कॉन्टिनेंट्स में बट गया और ऑल ब्लू 4 समुद्र में स्प्लिट हो गया, और इन द एंड वो दोबारा नहीं मिलेंगे। सेकेंड वर्ल्ड में फॉरेस्ट गॉड ने डेविल्स यानी डेविल फ्रूट को बनाया, लेकिन इससे सी गॉड को गुस्सा आ गया, और यही रीजन है कि डेविल फ्रूट यूजर समुद्र में नहीं तैर पाते, क्योंकि हर डेविल फ्रूट इंसान के इवोल्यूशन की एक पॉसिबिलिटी है जो किसी ने चाहा था, लेकिन ये अननेचुरल पावर समुद्र द्वारा नफरत की जाती है, क्योंकि समुद्र जो है वो मदर ऑफ नेचर है। इसलिए डेविल फ्रूट यूजर पानी में कमजोर हो जाते हैं, जो उनकी सजा है उनके पाप के लिए। अगर सच बोलूं तो इस थ्योरी की प्रेडिक्शंस हर कैरेक्टर के लिए अगर सही है ना, तो जॉय बॉय के पास 3 एशियंट वेपन थे और फिर भी वो ईमो से हार गया। डैम भाई, अगर जॉय बॉय प्लस एशियंट वेपन भी ईमो को सेकंड वॉर में नहीं हरा पाए तो लूफी को सच में एक जबरदस्त गॉड लाइक पावर की जरूरत है। और जिन हाफ मून के लोगों ने ड्रीम देखा वो और कोई नहीं बल्कि अलाबास्ता के लोग हैं, यानी किंग कोबरा। आगे थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस अर्थ गॉड ने पहले और दूसरे वॉर में लड़ाई की वो शायद ईमू है, क्योंकि ईमू का पोज बिल्कुल ग्रीक गॉडेस ऑफ प्लैनेट अर्थ गेया जैसा ही है। उसके बाद थर्ड वर्ल्ड में जिस ट्रबल शैडो को अपना प्रॉमिस वाला दिन याद है वो शायद ईमू है, क्योंकि हमें ईमू को पास के इवेंट को याद करते हुए दिखाया गया था, और हम उसके नीचे जुनिसा और जायंट शिप नुहू को देख सकते हैं। और ऐसा कहा भी गया था कि प्रॉमिस वाले दिन पर ग्रेट शिप नुहू अपना पर्पस पूरा करेगा। आगे कहा गया है कि टूटे हुए चांद की आवाज सुनाई देती है, शायद इसका कनेक्शन डी से हो सकता है, क्योंकि डी उन लोगों का नाम है जो कभी ईमू के खिलाफ गए थे, और जो लोग दुनिया के हर कोने से डी नाम लेकर उभरते हैं वो असल में अपने नाम की ट्रू मीनिंग को ही नहीं जानते। इन शॉर्ट थर्ड वर्ल्ड हमें दिखाता है कि सन गॉड फिर से उठेगा, दुनिया को फाइनल स्टेज तक ले जाएगा और एक नया सवेरा लाएगा। लूफी डेफिनेटली सर्कल ऑफ सन को पूरा करेगा और सन गॉड के स्ट्रगल को एंड करेगा। थ्योरी में ये भी कहा गया है कि रोजर शायद जानता था कि सन गॉड वापस आएगा, इसी वजह से वो हंसा और उसे पता था कि वो काफी जल्दी आ गया है। ये थ्योरी यहीं पर एंड होती है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन सेकंड थ्योरी। इस थ्योरी में हमें वर्ल्ड सेंचुरी से पहले की दुनिया की सच्चाई को समझाने की कोशिश की गई है। इसके अकॉर्डिंग ट्रू हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट हमें कहानी में काफी जल्दी इंट्रोड्यूस किया गया था। चैप्टर 218 में हमने रॉबिन और कोबरा को इस पर बात करते हुए एक फ्लैशबैक देखा था। तब से ये क्लेरिफाई हो चुका है कि असल में 9 रियल पॉनीक्लिफ है और ये 9 मिलकर ही ट्रू हिस्ट्री को सामने लाते हैं। इन 9 में से 4 तो कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि कम से कम 3 और हमें दिखाए जा चुके हैं, और जो 5 रॉबिन ने ढूंढे वो अलाबास्ता, सैंडोरा, ओहारा और फिशमैन आइलैंड में छुपाए गए थे। अलाबास्ता वाला प्लूटन की लोकेशन बताता है, सैंडोरा वाला पोसाइडन की लोकेशन बताता है, ओहारा वाला एशियन किंगडम का नाम बताता है, और फिशमैन आइलैंड वाला जॉय बॉय की एक अपोलॉजी थी। लेकिन बाकी के 5 का क्या? अगर हम सच में इस स्टोरी के एंड के इतना करीब है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोन क्यों नहीं दिखाए गए? हम अज्यूम कर सकते हैं कि वेगापंक के पास कम से कम एक तो पॉनीक्लिफ था, और ये भी लगता है कि दूसरा पायरेट आइलैंड पे छुपा था। अगर ये सब सच है तो शायद 3 अभी भी ढूंढे जाना बाकी है। ये हो सकता है कि एक एल्बफ में हो और शायद आखिरी वाला लाव टेल पर हो। तो अब इन स्टोन से जो लोर रिवील हुए उनके बारे में बात करते हैं। स्टोरी में हमें ये लगता रहा है कि ये स्टोन जो ट्रू हिस्ट्री को रिवील करेंगे वो वर्ल्ड सेंचुरी की सच्चाई है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो ये क्लियर होता है कि पॉनीक्लिफ्स ऑलरेडी वर्ल्ड सेंचुरी में मौजूद थे। ये पहली बार चैप्टर 290 में एम्पायर किए गए थे। काफी रिकेन चैप्टर 1085 में ईमो ने खुद कंफर्म किया है कि
कि असल में पॉनिक्लिफ्स प्राचीन दुनिया के अवशेष हैं। ये एक ऐसी थ्योरी को उठाता है जहां हम वर्ल्ड सेंचुरी से पहले के वक्त को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। चैप्टर 1138 में हमें इस थ्योरी का कंफर्मेशन मिला जब ये एस्टेब्लिश किया गया कि दुनिया सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार तबाही में घिर चुकी है। वर्ल्ड सेंचुरी खुद एक सेकेंडरी इवेंट है जो दुनिया के पहली बार तबाह होने के कॉन्सिक्वेंस या आफ्टर मैथ में हुआ। यहाँ तक कि ओडा ने इस बारे में हिंट्स स्टोरी के काफी अर्ली स्टेज में दे दिए थे। अगर हम चैप्टर 472 के कवर को ध्यान से देखें जहां विंग्ड रेस ने जब मून के साथ माइग्रेशन किया था तभी दुनिया को ब्लू प्लैनेट कहा गया था। इसका मतलब है कि तब तक ये ऑलरेडी डूब चुकी थी और नोलैंड के लॉगबुक के मुताबिक ये इवेंट एडवेंचर एज ऑफ काइन के साल 1120 में हुआ था। क्योंकि ये 400 साल पहले की बात है तो हम मेजर कर सकते हैं कि ये कैलेंडर 1520 साल पहले शुरू हुआ था। अभी तक एग्जैक्ट कंफर्म तो नहीं है लेकिन ये गैस है कि विंग्ड रेस का माइग्रेशन इसी एरा की शुरुआत में यानी 1520 से 1220 साल पहले हुआ था। दैट मींस ये दुनिया के दूसरे एरा की शुरुआत होती। ये पॉइंट हार्ले टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल फिट बैठता है जहां कहा गया है कि मून के लोगों ने सपना देखा दूसरी दुनिया में और म्यूरल के सेंटर के राइट साइड में एक शिप मून से उतरता हुआ दिखाया गया है। अगर ये माइग्रेशन वर्ल्ड सेंचुरी की शुरुआत से 300 साल पहले हुआ था तो ये उस डायलॉग से भी मैच होता है जो बाद में आता है। ह्यूमैनिटी किल्ड द सन एंड असेनेटेड टू डिविनिटी। ये वर्ल्ड सेंचुरी के अंत और वर्ल्ड गवर्नमेंट के एरा को दिखाता है। कहा जाता है कि उसके बाद समुद्र के देवता गुस्सा हो गए। ये जोए बॉय के माफी वाले पॉनिक्लिफ और ग्रेट शिप नोह की प्रोफेसी से परफेक्टली कनेक्टेड होता है और ये कहा गया है कि जब प्रॉमिस वाला दिन आएगा तब ग्रेट शिप नोह अपना असली पर्पस पूरा करेगा। ये भी कोइंसिडेंस नहीं लगता कि कालगरा और वाइपर की पूर्वज जो पॉनिक्लिफ को बचाने के लिए मरे वो असली पॉनिक्लिफ था जो फिशमैन आइलैंड पर पोसाइडन की लोकेशन बताता है। वॉर के बाद शहर तबाह हो गया था और उनकी सारी किताबें और इतिहास को मिटा दिया गया और ये शायद ईमू और लिली के बीच हुआ हो सकता है। लिली का लास्ट मैसेज था कि पॉनिक्लिफ को सेफ रखना है और वहीं पुराने शेंडिया लोग भी इसी के लिए लड़े थे। ये हमें वर्ल्ड सेंचुरी से पहले और उसके फाइनल इवेंट के बारे में एक अच्छी जानकारी देता है। लेकिन उससे भी पहले क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड के एरा का क्या सीन था? हमें बस इतना पता है कि 4000 साल पहले एक एलबस्ता किंगडम था जो दुनिया के पुराने पैलेस में से एक था। शायद इसलिए उनके रॉयल क्रिप्ट में पुराने म्यूरल्स है जो फर्स्ट वॉर की एशियन वॉर के कुछ हिस्सों को दिखाते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट एक प्राचीन डीमन और एक मॉन्स्टरस सरपेंट का डेपिकेशन है। थ्योरी के अकॉर्डिंग अल्बस्ता का ये म्यूरल अर्थ गॉड के गुस्से में आने की कहानी को दिखाता है और कैसे उसने और हेल सरपेंट ने दुनिया को मौत और अंधेरे में डाल दिया। म्यूरल में लगता है कि डीमन को सील किया गया है और स्नेक को वर्शिप और ट्रिब्यूट से शांत किया गया है। थ्योरी के अकॉर्डिंग ये म्यूरल एक वार्निंग के तौर पर बनाया गया था कि ये पुराने इविल्स वापस आ सकते हैं। ये इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि कालगरा के जमाने के शेंडियन एक स्नेक की पूजा करते थे। हार्ले टेक्स्ट के हिसाब से अर्थ गॉड और हेल सरपेंट का गुस्सा तब बढ़ा जब इंसान ने डिजायर में आकर फॉरबिडन सन को छुआ। इसका मतलब है कि एशियन किंगडम नॉलेज और पावर के लालच से करप्ट हो गया था। थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डीमन ह्यूमैनिटी की करप्टेड नेचर को रिप्रेजेंट करता है जो डिजायर और ग्रिड से बिगड़ गई है। इसका मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड की वॉर का रीजन एशियन किंगडम का करप्शन था जिसकी वजह से सन गॉड नीका और उसके सारे एलिज इस इविल का सामना करने के लिए खड़े हुए लेकिन वो सब हार गए। इसके बाद लगातार और कभी नहीं खत्म होने वाले वॉर का दौर शुरू हुआ। ये वही टाइम था जब एशियन जायंट सबसे ज्यादा एक्टिव थे और इसलिए एल्वफ के आइलैंड को वॉरलैंड के नाम से जाना गया। तो इस थ्योरी में बस इतना ही था। चलते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी पर जिसका नाम है द टू सन थ्योरी, नीका वर्सेस यूरेनस इन वन पीस। वन पीस में द सन और द सन गॉड के कॉन्सेप्ट को लेकर एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लगती है और ये कंफ्यूजन एल्वफ के जायंट की एक मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग से जुड़ा हुआ है। ये थ्योरी द सन यानी यूरेनस और द सन गॉड यानी नीका के बीच के डिफरेंस को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और स्टोरी के एविडेंस के हिसाब से समझाता है। चैप्टर 1137 में एल्वफ के जायंट सन गॉड की आइडेंटिटी को लेकर आपस में लड़ते हैं। कुछ कहते हैं कि सन गॉड एक रूलर है जबकि दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि सन गॉड रूलर नहीं बल्कि एक गॉड ऑफ लिबरेशन है और कुछ उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मानते हैं। इन कंफ्यूजन की वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है
लेकिन जायंट्स का आर्ग्यूमेंट रिलीजियस टेस्ट हाले पर बेस्ड है, जो सालों से मिस इंटरप्ट होते आए हैं क्योंकि उनका ट्रांसलेशन करना काफी मुश्किल है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द सन और द सन गॉड में फर्क समझा गया। द सन गॉड को पहले और तीसरे वर्ल्ड में एक डिवाइन फिगर के तौर पर डिस्क्राइब किया गया जो फ्रीडम, जॉय और लिबरेशन से जुड़ा है और स्पेशली नीका और जॉय बॉय से लिंक्ड है। लेकिन दूसरे वर्ल्ड में द सन को गॉड नहीं कहा गया बल्कि बस द सन के तौर पर रेफर किया गया। ये एक की पॉइंट है क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में सन को शीड ऑफ वॉर फैलाने वाला सोर्स बताया गया है, यानी डिस्ट्रक्शन, चाओस और कॉन्फ्लिक्ट का एक सोर्स। इससे एक क्रिटिकल पॉइंट समझ में आता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में द सन नीका नहीं है बल्कि एक डिस्ट्रक्टिव वेपन है जो शायद यूरेनस या मदर ऑफ फ्लेम के तौर पर रेफर करता है। अब बात करते हैं द सन के ट्रू नेचर यानी यूरेनस के बारे में। दूसरे वर्ल्ड में द सन वॉर और डिवेस्टेशन का कारण है जो यूरेनस की डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मैच करता है। एक वेपन जो मैसिव डिस्ट्रक्शन करने की कैपेसिटी रखता है, यानी सन गॉड नीका से अलग, जो होप ऑफ लिबरेशन का सिंबल है। इस कॉन्टेक्स्ट में द सन एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो पावर में बैठे लोगों ने यूज किया, यानी ईमू जो इन वेपन के ओरिजिन से जुड़ा हुआ है ने शायद यूरेनस का यूज करके दुनिया में अपना खौफ फैलाया। और इस इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से यहाँ द सन एक वैल्यूबलेंट फिगर नहीं है बल्कि एक डिस्ट्रक्टिव का टूल है जो एशियंट गॉड लाइक पावर्स के कंट्रोल में था। अब बात करते हैं ईमू के रोल और मैनिपुलेशन की हिस्ट्री के बारे में। ईमू इन हिस्टोरिकल मैनिपुलेशंस का सेंटर लगता है जिसने यूरेनस को द सन के तौर पर यूज करके दुनिया को चाओस में धकेला और साथ ही नीका यानी द सन गॉड की ट्रू आइडेंटिटी को छुपाया। यानी द सन गॉड वॉर या डिस्ट्रक्शन का फोर्स नहीं है बल्कि लिबरेशन, जॉय और होप से जुड़ा फिगर है। अब बात करते हैं कंक्लूजन ए मिसअंडरस्टूड टेस्ट हाले के बारे में। एल्वफ के जायंट रिलीजियस टेस्ट हाले के अपने एक्सप्लेनेशंस के बेसिक पर ये समझ बैठे हैं कि द सन और द सन गॉड नीका एक ही है, लेकिन असल में द सन यूरेनस को रेफर करता है, एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जबकि द सन गॉड एक अलग डिवाइन फिगर है जो फ्रीडम और जॉय से जुड़ा है। यह हिस्टोरिकल मिसअंडरस्टैंडिंग उन लोगों ने फैलाई है जो पास्ट में यूरेनस को यूज करते थे, शायद ईमू और एशियन रूलिंग पावर, जिसकी वजह से आज तक कंफ्यूजन बनी हुई है। ये थ्योरी दिखाती है कि सन गॉड और यूरेनस से जुड़ी हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया गया है और जायंट्स की मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ झूठ और सीक्रेट का एक हिस्सा है जो दुनिया के रूलर्स ने छुपा रखा है। वेल, ये थ्योरीज यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना।